गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन में। सलमान के सिक्योरिटी खदशात हैं। खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया कि ट्रायल जेल में होगा लेकिन ओपन होगा, यानी इस तरह यह एतराज भी दूर हो जाएगा कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। उधर पीछे ने जुमे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का भी फैसला कर लिया है ताकि बल्ले के निशान को बचाया जा सके। बज़ाहिर कमजोर लेकिन अहम कोशिशों के बावजूद आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जगह बनती नजर नहीं आती। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम भी मुकम्मल कर लिया है। मंजरनामा क्या डिस्कस करें। पिछले सेगमेंट में आपको बताएंगे कि अफगान हुकूमत ने टीटीपी पर ताकत के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान मुतबादिल रास्ता बताए, क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि टीटीपी ने अफगानिस्तान में अमरीकी ज़ेर क़यादत फौजी मुहिम के दौरान तालिबान के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी। दूसरी बात ये कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना अफगान रवायत के खिलाफ है। अफगान तालिबान को खदशा है कि टीटीपी के खिलाफ कोई भी ताज़ीरी कार्रवाई उसके जंगजुओं को दाइश दहशतगर्द तंजीम में शामिल होने पर मजबूर कर देगी, जिसे अफगान तालिबान दुश्मन अव्वल समझते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अफगान हुकूमत ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी तो क्या ये काम पाकिस्तान को करना पड़ेगा या कोई दूसरा रास्ता मौजूद है। आखिर में बात करेंगे एक चौंका देने वाली रिपोर्ट की। हर शख्स परेशान है कि महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी, लेकिन वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रिहाइश के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मिस्र का दूसरा और भारत का तीसरा नंबर है, जबकि नाइजीरिया, लीबिया, शाम और कीनिया जैसे ममालिक पाकिस्तान के मुकाबले में महंगे हैं। इसकी वजूहात क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले की तरह मुल्की सियासत की बात। एहतशाम साहब, साइफर केस का ट्रायल जेल में होगा लेकिन ओपन ट्रायल होगा, क्या इसको पीटीआई की फतह समझें? छोटी सी एक कामयाबी तो है। देखिए, ये दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि जी नहीं, इनका जेल ट्रायल नहीं होता। फिर आप देखा खुसूसी अदालत ने आज फैसला किया और उन्होंने कहा कि जी नहीं, ट्रायल जेल में ही होगा लेकिन ओपन ट्रायल होगा, कोई सीक्रेट, कोई इन कैमरा नहीं होगा, मीडिया के लोग आ सकते हैं इसके अंदर और फिर 5-5 लोग इमरान खान साहब की फैमिली के और शामुल कुरैशी के लिए आएंगे। देखें, जो फायदा हो सकता है ना पीटी को, एक अरसे के बाद जब कासम के अब्बा अदालत में आएंगे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनका हो जाएगा मीडिया के साथ। ठीक है, वहाँ पे आप क्या कहते हैं, कैमरा नहीं लेके जा सकते अपने, आप फोन नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप सवाल जवाब तो कर सकते हैं, वो तो नहीं रोकेंगे। अदालत छोटी है तो शाम साहब, गिने चुने लोग, बेशक गिने चुने हो, लेकिन ये कमरा छोटा है। लेकिन देखे ना, जब आके डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछ लेता है मीडिया का आदमी, तो उसको जवाब देंगे, उसको तो नहीं रोक सकते ना। उसके बाद क्या होगा, इसको सोशल मीडिया ले उड़ेगा पीटीआई का। उसके बाद जो उसके बात करेंगे, झूठ सच बोलना होगा, बोलेंगे। ठीक है, एक फायदा तो ये उनका डायरेक्ट होगा कि एक मुद्दत के बाद जो एक किस्म उनको बैन था, बात नहीं कर सकते, बात करेंगे। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि ये क्यों फैसला किया गया। देखिए, आईबी की रिपोर्ट थी, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी कि जी दहशतगर्दी का खतरा है। कुछ लोग कहते हैं इवन राह वाले जो है ना, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि कासम के अब्बा को खुदा ना खास्ता अगर दुनिया से हटाना है तो उसके बाद फिर उसका जिम्मेदारी किसी और पर डाल के तो मुल्क के लिए मसाइल पैदा होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो उनके फायदे की बात है। देखिए, नुकसान की बात क्या है सलमान। देखिए, लोग इसको, बहुत सारे लोग, आज मैं डॉक्टर साहब एक बड़े अहम वकील से, जो बड़ा तकड़ा वकील है, नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी बात हो रही थी। देखिए, अब ये क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी का केस या आप फॉरेन फंडिंग का केस ले लें, कोई और केसेस ले लें, वो कहते हैं कि जितना सीरियस नोयत का ये केस है ना, साइफर, वो कहते हैं कि जी आपका क्या ख्याल है अनवर रजा, कि जब असद मजीद साहब जो हमारे अमेरिका में सफीर हैं, वो आके कहेंगे कि जी सफारतकारी को बंद किया गया, तो मुल्कों के तल्लुकात को खराब किए गए, इस तरीके से कभी भी पब्लिक में इस तरह की पब्लिक डिप्लोमेसी में चीजें नहीं जाती, तो इसका इफेक्ट होगा। फिर आप देख लें, सुहेल महमूद साहब फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो बयान देंगे, सारी जिंदगी का निचोड़, रिटायर हो गए हैं 40-30 साल के बाद, वो कहेंगे जी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता कि एक इतनी टॉप लेवल की सीक्रेट चीज है, आप अपने सियासी मफाद के लिए आप सड़क पे आ जाएं, ये नहीं हो सकता। ऑन टॉप ऑफ दैट, फिर आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अनवर रजा उनके, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहेंगे आके जी हमने तो इनको समझाया था, जो बयान आया उनका कि ये काम ना करें, ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारे लिए ये किसी तरह अच्छा नहीं, इसको मत करें। बिल्कुल ठीक। फिर कुछ चीजें जब वहां पे ऑडियो वीडियो डॉक्टर साहब पेश की जाएंगी, जब कासम के अब्बा की वो ऑडियो आएगी जिसमें कहेंगे शामुल कुरैशी साहब इस पे हम खेलेंगे, तैयार हो जाएं। और फिर आपने देखा उसके बाद क्या हुआ सलमा, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बयान वापस लेना शुरू किए। एक स्टेज पर उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा नहीं गिराई। फिर आपने देखा अमेरिका की एक बड़ी फर्म को उन्होंने हायर किया अपनी पब्लिसिटी के लिए, पता नहीं $20 लाख दिए, कितने दिए उनको। तो ये एक आपने पब्लिक अपना एक सीरियस मामले को, सफारतकारी को एक मजाक का निशाना बनाया, जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हुए। दुनिया इस पे हंसी, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब हुए और हिंदुस्तान के मीडिया ने इसको खूब उछाला। तो मेरा ख्याल है ये एक बात है कि इसके बड़े सीरियस इफेक्ट होंगे।
اور جو وکیل صاحب مجھے بتا رہے تھے اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس he doesn't have any defense of it. اس نے کہا کہ ان کے لیے مسائل و مشکلات ہیں اور کیسز میں تو شاید بچ جائیں، اس میں نہیں بچ. لیکن فورن فنڈنگ والا کیس انہوں نے 8 سال لٹکائے رکھا. بات وکیل سے ہو چکی ہے آلریڈی، تو ان کو پتا ہے کہ بھئی بہت سیریس کانسیکوینسز ہونے والے ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی خود اس وقت جیل میں ہیں، وہ اپنے کیسز کو بھگت رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ واقعی پارٹی کے اندر الیکشن ہوں گے یا گپ شپ ہے؟ دیکھیے، ایک تو پی ٹی آئی کا جو پلان ہے قاسم کے بک، وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہاتھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. جو مجھے معلومات میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے کہ الیکشن ہوں گے لیکن چیئرمین کے نہیں ہوں گے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین ہی رہے گا، باقیوں کے الیکشن کروا لیں، کیونکہ چیئرمین کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے پڑیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آج ان کے کسی وکیل کا سٹیٹمنٹ اخبار میں مرضا ہے، وکیل کا نہیں ابھی اس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. نہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیئرمین ہی رہیں گے. نہیں تو جب اس کا چیئرمین منتخب نیا ہوگا تو وہ کہاں رہیں گے؟ مجھ تک یہ پہنچا کہ چیئرمین کے آفس کے لیے الیکشن نہیں ہوں گے، باقی سب کے لیے ہوں گے. اس کو الیکشن کمیشن مانے گا؟ سر اچھا، اب آپ سوچیے، الیکشن کمیشن کو ذرا سوچیے. قانون کے تحت الیکشن انٹرا پارٹی کروانا ہے، پارٹی لیڈر نے سرٹیفکیٹ اپنے دستخط کے تحت ایشو کر کے دینا ہے. 31 سال سے پی ایم ایل این کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں. یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے، اور سیٹیفائی ہو جاتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سیٹیفائی ہو جاتی ہے. 55 سال سے پیپلز پارٹی کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے الیکشن ہے یا سلیکشن ہے؟ ایک الیکشن ہوتا ہے جو جماعت اسلامی کے اندر ہوتا ہے، جو واقعی ہوتا ہے. اور اب سوچئے کہ ہماری ساری کی ساری سیاسی جماعتیں انٹرنلی تو سلیکشن کرتی ہیں، لیکن بعد سے وہ کہتی ہیں کہ جی سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. انٹرنلی بالکل کوئی شفافیت نہیں ہوتی انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر، مینیپولیشن ہوتی ہے، کوئی گراس روٹس کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. تو اپنی پارٹی کے اندر جب آپ الیکشن کرواتے ہیں تو آپ کو شفافیت سے کوئی پرابلم نہیں ہو یا نہ ہو. لیکن جب جنرل الیکشن باہر سے ہوں پارٹی کے باہر تو پھر آپ کو شفافیت بھی چاہیے، پھر آپ کو الیکشن بھی پکا چاہیے. تو ایک تو یہاں پہ وہ انٹرا پارٹی جو الیکشن کروانے چلے ہیں، مجھے پتا چلا کہ جی چیئرمین کے الیکشن نہیں وہ 20 دن کا کالمن ٹائم دیا، وہ کہہ رہے ہیں 8 دسمبر کو کرا دیں گے، اس سے پہلے تک ہو جائے گا. دیکھیے، اگر چیئرمین کا الیکشن کرواتے ہیں اور کاغذات نامزدگی قاسم کے ابا صاحب تو نہیں دے پائیں گے. ڈاکٹر صاحب ریبر کا بلا چلا جائے، معذرت کے ساتھ ریبر کا الیکشن نہیں ہو سکتا. جب نواز شریف صاحب نے اپنی صدارت دے دی شہباز شریف صاحب کو، وہ ریبر تو پارٹی کا صدر یا چیئرمین ہیڈ ہوتا ہے. یہ کیا قانون کے ساتھ مذاق ہے؟ نہیں مذاق کہ آپ ریبر رہ سکتے ہیں، آپ نے کرنا سب کچھ سلیکشن پرسنالٹی اورینٹڈ. اگر الیکشن ہوتا ہے پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، تو لیڈرز وہی پرانے کیوں رہتے ہیں اور سارے سلیکٹڈ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اگر ریبر رہتے ہیں نا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، ایم این اے، لیکن سارے فیصلے پارٹی کے اندر وہی کرتے ہیں. ایک سیٹ ہوتی ہے ان کی، پھر بھی اپنی جگہ. انور صاحب کا میں کامنٹ شامل کر لوں. انور صاحب، بظاہر اگر چیئرمین اس وقت باہر ہے، کیونکہ ہم اس وقت پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے والا الیکشن جو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا تھا پارٹی کے اندر جو ہوا، اس کے لیے انہوں نے اپنے آئین میں ترمیم کر لی تھی کہ جو کاؤنسل ممبر ہے صرف وہ ووٹ کر سکیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ریز آف ہینڈ ہوگا، سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہوگی. پارٹی کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں، باہر وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹنگ بھی ہو. پارٹی کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی کے اندر یہ خدشات پہلے سے موجود تھے کہ جن لوگوں کو چیئرمین خود چاہتے ہیں ان کو ووٹ نہیں ملے گا، اس لیے یہ ترمیم کی گئی اور اسی لیے کترا رہے تھے؟ اور ابھی اگر چیئرمین کا الیکشن نہیں ہوتا اور چیئرمین وہی رہتے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، تو کیا اس کو الیکشن کمیشن مانے گا؟ چیئرمین جو پہلے سے موجود ہیں وہ نہیں رہیں گے، کیونکہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے میڈیا پہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے الیکشنز ہوں گے. ٹھیک، لہٰذا یہ جو ابہام تھا وہ کلیئر ہو گیا. اور دوسرا یہ آئینی اور غیر موجودگی میں ان کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ان کو نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے نہیں کہ ان کی وضاحت انہوں نے خود کی ہے کہ قانونی قدغن، اور ان کو چونکہ وہ نااہل ہوئے ہیں اس لیے وہ چیئرمین انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے بطور چیئرمین. ایک اور چھوٹا سا سوال، پیپلز پارٹی کی طرح کیا اس قانونی حجت کو تمام کرنے کے لیے ایک اور پارٹی رجسٹر کروا دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جو چیئرمین کے لیے 2 سے 3 نام سامنے آئے ہیں جو جیل میں ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، انہی کی خواہش پر یا تو امجد نیازی صاحب یا پھر بیرسٹر گوہر یا کوئی اور ان میں سے ان کو چیئرمین بنا دیں گے
आप जब तक इन पर कानूनी बाइंडिंग है और जब तक इन पर मुश्किलात हैं पार्टी, चूँकि आपने पार्टी इलेक्शन कमीशन ने इनकी तस्लीम नहीं करना, अगर चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबात ना हुए तो आप नाअहल हो जाएंगे। इन्होंने कम नुकसान करना है। कम नुकसान क्या है कि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जो हालात हैं वो जरा साइड पे हों, किसी और को पार्टी की भागदौड़ दें। -1 पे मान गई है, हम ये समझें नहीं मानिए नहीं मानिए, मानना पड़ेगा आपको। आप पर कानूनी कतगन है, आप इलेक्शन इंट्रा पार्टी में हिस्सा नहीं ले सकते, कानूनी ये पेचीदगी मौजूद है। अगर आप इस जिद पर खड़े रहेंगे जो कि माजी में भी आपने किया, आपने कितना नुकसान किया, तो फिर आपके पास जो बैट का निशान है बल्ले का वो आपसे चला जाएगा। बल्ले का निशान अब आप ये देखिए कि बल्ले का निशान बच जाएगा। चेयरमैन इस वक्त कानूनी बाइंडिंग है, वो हट जाएंगे, किसी और को चेयरमैन खुद चेयरमैन बनवा देंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, आपके पास बल्ले का निशान भी रह जाएगा। चेयरमैन भी ऐसा कोई कमज़ोर होगा कि जब कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो ख़त्म होंगी या नाहली की तलवार जो इन पर लटक रही है इस निकलेंगे तो मुमकिन है फिर दोबारा आ जाएंगे। इन पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना जब ये केसेस ख़त्म होंगे, ये तो दूर की बात है। इस वक्त जो है वो चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इंतखाबात होंगे, उन्हें मुंतखब किया जाएगा। 2 से 3 लोगों के नाम उधर जेल से ही आए हैं, तो जब वो होंगे तो आप अहल हो जाएंगे, आपकी पार्टी के पास बल्ले का निशान रहेगा। क्योंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो चेयरमैन जो पीटीआई है वो चाहते यही हैं कि बल्ले का निशान उनके पास रहे, इसलिए वो चेयरमैन को उससे पीछे हट गए। उसके लिए सारी फील्डिंग उन्होंने सेट कर ली है, किस तरह से होना चाहिए। लेकिन आप वजाहत कर दूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में भी और इलेक्शन कमीशन लॉज में भी है कि सियासी जमात का सरबराह चाहे सदर है चाहे वो चेयरमैन है, वो हेड के तौर पे होता है और वो फिर वो एमएनए का इलेक्शन लड़े जिसका भी लड़े। लेकिन अगर वो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ता तो वो फिर किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, उसकी पार्टी के अंदर पोजीशन लाजमी, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जुल्फकार साहब, अगर चेयरमैन पीटीआई अपने पार्टी के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाते कानूनी कबाहत की वजह से, और वैसे भी वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, तो पीटीआई फिर ये जो क्लेम किया जाता था कि बड़ी पॉपुलैरिटी है, खंबे को भी खड़ा करेंगे वोट मिलेगा, क्या ऐसी सूरत में भी पीटीआई को वोट पड़ेगा? ना चेयरमैन होंगे ना खुद पार्टी में मौजूद होंगे। देखें, चेयरमैन खुदा न खास्ता दुनिया में तो मौजूद हैं और दुनिया में मौजूदगी काफी आपके ख्याल में ओहदा ना होते हुए भी मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का दौर आपकी नज़रों से अगर गुजरा हो, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था और उन्होंने उनको पार्टी कायद बना लिया था। और पार्टी कायद इमरान खान को बनाने में भी कोई अमर माने नहीं है। होता ही है कि आपने एक पार्टी का ऑफिस बेरर का एक स्ट्रक्चर दिया होता है, उस स्ट्रक्चर से वो निकल जाते हैं और उसके अलावा ऑनरेरी पोजीशन के अंदर आप जो भी नाम उनको दे लें, रहबर का दे लें, कायद का दे लें, जिस सरबराह का दे लें, पैटर्न चीफ का दे लें, वो ऑनरेरी तौर पे आप उनको उस पोजीशन पे रख सकते हैं। लेकिन इलेक्शन के इस प्रोसेस का ज़ाहिर है वो कानूनी तौर पे हिस्सा नहीं बनेंगे और उस वजह से टेक्निकली वो आउट हो गए। और ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड का एक हिस्सा था कि मियाँ साहब अगर आउट हुए थे तो उनको भी आउट होना चाहिए, वो इलेक्शन से बाहर थे तो इनको भी बाहर होना चाहिए। तो चलो मेरा ख्याल है, लेकिन इससे कितना फ़र्क पड़ेगा उनके वोटों पे, या मजलूमियत का कार्ड इस्तेमाल वो मज़ीद करेंगे कि देखें मेरे साथ और जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी। जहाँ तक बात है कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में कौन लोग उसकी जगह लेंगे, मेरी इतला ये है कि अलीमा खान का नाम उन्होंने दिया। अली मोहम्मद खान का नाम पहले था, अभी जो लेटेस्ट उन्होंने पार्टी के लोगों को कहा है अलीमा खान का उन्होंने नाम दिया और उस पे बुशरा बीबी और अलीमा खान का दोनों का एक तरह से टाई पड़ी हुई थी। ठीक। और लास्ट मुलाकात आपको अगर याद हो जिस दिन मुजाहरा हुआ है उस दिन गाड़ी के अंदर अलीमा खान भी मौजूद थी, बुशरा बीबी भी मौजूद थी, उनकी बहनें भी मौजूद थी और इकट्ठी जाके उन्होंने मुलाकात भी की। तो जुल्फकार मौरूसी सियासत तो फिर हो गई ना, पूरा उनके नाम ऑब्वियसली उनके नाम निकल रहा है और उम्मीद है कि वो पार्टी के लोग और वर्कर्स जो हैं उस पर मुतफिक हो जाएंगे। और उनका ख्याल है कि इमरान खान के तो मौजूदगी में अलीमा खान के नाम के हवाले से थोड़ी जो पार्टी फॉलोइंग है या वर्कर्स हैं वो शायद मोटिवेट हो जाएं और उसके बिल्कुल ठीक है जुल्फकार साहब, आपका ओपिनियन आ गया। कितना फर्क पड़ता है नहीं पड़ता वो मेरा ख्याल है आने वाला वक्त फैसला। बिल्कुल ठीक है जुल्फकार साहब, आपका ओपिनियन आ गया, बट आई डिफर। एहतशाम साहब मैं चाहती हूँ आप इस पर रोशनी डालें कि पीएमएलएन का पीटीआई के साथ क्या कंपैरिजन। एक तरफ आप कहते हैं कि मौरूसी सियासत है, वहां में नवाज शरीफ का सगा भाई सगी बेटी मौजूद है उनकी लेगेसी को लेकर चलने के लिए, इधर चेयरमैन पीटीआई है जिधर सब अपना अपना मफाद ढूंढ रहे हैं। उनकी बहन उस तरह से एक्टिव ही नहीं है पार्टी के अंदर, उनकी वाइफ है वो पर्दादार खातून है, वो मीडिया पे आती नहीं है, वो पार्टी के अंदर उस तरह से एक्टिव नहीं है। तो ताहयात कायद बन भी जाए चेयरमैन पीटीआई, उनका क्या स्टेटस होगा?
चलें वो बन भी जाएं या ना भी बने, मेरा ख्याल है बन भी जाएंगे तो चलें इन्फ्लुएंस तो रख सकते हैं, बनी गला में बैठ के जना चला सकते हैं। बाय द वे क्या वो इन्फ्लुएंसर इलेक्शन में काम आएगा? बनी गला से मुझे याद आया कि रायमंड कभी सुनसान था, आज बनी गला उजड़ा हुआ है। वो अलहदा बात है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जी आपने सारी ज़िंदगी स्टैंड लिया कि मैं अपने बच्चों को नहीं लाऊंगा, मौजूदा सियासत के मैं ख़िलाफ़ हूँ, ये पाकिस्तान की तबाही की ज़िम्मेदारी है कि एक ख़ानदान के बाद दूसरा ख़ानदान फिर इल्ज़ाम ये लगाते रहें कि जी अपने अलावा, अपने घर के अलावा किसी और शख्स पे ये ट्रस्ट ही नहीं करते, इनको एतमाद ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है पहली तो कंट्रडिक्शन अपनी ज़ात के हवाले से उनके सामने ये आएगी। दूसरी बात ये है कि अब ये बदलते हुए बन तो लेने दे, अभी तो बनी नहीं, वो बनेगी तो फिर जरूर आप ये करें। अभी तो मैंने वैसे खबर दी है, बात ये आपने खबर दे दी। अगर ये ऐसा होता है तो हम भी अगर के साथ ही बात कर रहे हैं ना, अगर वो उनको बना देते हैं, अगर बन जाएगी तो फिर मतलब कहने का अभी तो देखें ना, नाम जुल्फकार अगर किसी और लोगों के 2-3 लोगों के अली मोहम्मद का नाम आता तो मुझे बड़ी खुशी होती कि चलें उसने सबसे ज्यादा भुगता है। स्ट्रगल किया अमजद खान न्याजी और बैरिस्टर गौर भी कंसीडर चलें ये भी हो रहे हैं, लेकिन उसका पहले नाम नहीं, अली मोहम्मद का नाम पहले जिस तरह भी आप कह रहे आ रहा था। अगर वो आता तो मेरा ख्याल है वो सियासी तौर पर सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है, बोलना भी जानता है और उसने अपनी जिसको कहते हैं लॉयल्टी भी साबित किया और उसने इस दौरान भुगता भी है, 20 केस भुगते और आज भी वो पार्टी के साथ खड़ा है। मेरा ख्याल है वकील हजरात तो आज आप पैसे देंगे आपके साथ हैं, कल मेरे साथ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। एतजाज अहसन साहब नवाज शरीफ साहब के भी वकील रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा उनके मुखालिफ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वकालत उनके लिए की उन्होंने जब वो निकाले गए थे। तो सवाल ये कि इस वक्त बदलते औलाद में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज़ तय है कि इलेक्शन हो जाए 8 तारीख को, जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं, बल्कि एक साहब कल बता रहे थे कि किसी वज़ीर ने किसी निजी महफिल में भी बात की है कि जी इस वक्त जो काम करने वाले हैं आधे से ज़्यादा काम अभी रहते हैं, उसके लिए हमें शायद वक्त दरकार है। हो सकता है ग्राउंड बना रहे हो, लेकिन ज़्यादातर जो वाइब्स आ रही है 6 महीने का वक्त कहा जी हाँ, लेकिन ये कि अब लग रहा है कि ये शायद इतना आसान नहीं होगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे क्योंकि सारी चीज़ें तलपट हो जाएंगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये एक फॉर्मेलिटी होगी, जिसको वो कहेंगे वो बना दिया जाएगा। कल क्रिटिसिज्म होता है सलमा किसने देखा, हमारे कहते हैं 2 पहियां कितने जैसा कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब इस वक्त कौन इलेक्शन चाहता है, कौन नहीं चाहता? देखिए 2 बड़ी ताकतें तो हमारे साथ बैठी हैं। एहतशाम साहब है, एहतशाम साहब इलेक्शन चाहती हैं, अनवर साहब इलेक्शन चाहते हैं। जो एक बहुत बड़ी ताकत मैं समझता हूँ जो इलेक्शन नहीं चाहती वो मईशत है। मईशत चाहती है कि इसी सलमा तरह और काम मैं चलता दोनों रहे। नहीं चाहते। जुल्फकार साहब आप और मैं मुल्क की मफाद के साथ है, जो मुल्क के लिए अच्छा है वो हो जाए। मईशत चाहती है कि इलेक्शन ना हो, वो चाहती है कि ये सीधी सिमत पे चल निकले। नवाज शरीफ साहब अगर आप क्यासराई करना चाहें कि वो अभी तक नाअहल हैं, तो वो चाहेंगे कि जब तक वो अहल नहीं हो जाते इलेक्शन ना हो। ठीक है। इमरान कासिम के अब्बा हाँ, वो भी ये चाहेंगे, वो अभी तक नाअहल है, वो चाहेंगे कि इलेक्शन उस वक्त तक ना हो जब तक अहलियत उनकी वापस नहीं आ जाती। मौलाना फजल रहमान साहब आपको बता चुके हैं कि उनके इलाकों में बर्फ बहुत पड़नी है, तो वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो बाद में चले जाए। डॉक्टर साहब अरमानों में बर्फ या ओस नहीं पड़नी चाहिए, बाकी चीज़ है, ठीक है, पहाड़ों में पड़ जाए। अब इतनी सारी ताकतें आप सोचिए। और आसिफ अली जरदारी साहब और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पत्नी वो नाराज हो गए हैं, कोई उनको मनाने जा रहा है, आपका नाम नहीं है, शादी की मुशावरत हो रही है दुबई में बिलावल की। हाँ, तो वो फिर चाहेंगे कि पहले शादी हो जाए बाद में इलेक्शन हो, क्योंकि फिर उनको भी कुछ वक्त चाहिए होगा। अच्छा, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, वो जो हम कहा करते थे तो अब वो नहीं कह सकते आप। अब एक वो भी बहुत बड़ी ताकत है जो चाहती है कि इलेक्शन हो जाए। वो आपकी 2 दोस्तें जो हैं आलिया और उज़मा, आलिया और उज़मा जो सलमा की दोस्त हैं, हम कह नहीं सकते, वो दोनों चाहती हैं कि इलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो मईशत चाहती है कि ना हो। अच्छा, ये फिर कंट्रडिक्शन आ गई ना एक, लेकिन अनवर साहब अगेन घूम फिर के बात पीटीआई पे आ जाते हैं क्योंकि इस वक्त उनके मसाइल को साथ हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब आज कह रहे थे कि रियासती इदारों के खिलाफ बयान देने से चेयरमैन पीटीआई को, पार्टी के लोगों को मना किया है। क्या पीटीआई के अंदर अब पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है? क्या पीटीआई ये समझ चुकी है कि रियासती इदारों के खिलाफ महाजराई हमारे लिए नुकसानदेह और हम इससे ज़्यादा भुगतेंगे अगर जाएंगे तो? इस के सब कुछ गवा के होश में है तो क्या हुआ, अब उन्हें होश आ रहा है। जी बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अब उन्हें पता चला है कि ये बात जब हम कहा करते थे, शेर अफजल जैसे ऐसे एग्रेसिव आदमी ने ये बात कैसे समझा दी चेयरमैन को, मुझे समझ नहीं आई। आप जिसने टीवी पे अफनारुल्लाह को मारा, जी ये इतनी सादगी नहीं। आप ये भी देखिए ना, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि शेर अफजल साहब हैं वो इतने सादे नहीं हैं।
मुमकिन है उनसे ये बात किसी ने कहलवाई हो, कोई मुशरा बीबी के मोक्कल या किसी और के मोक्कल हो, उनकी ज़ुबान वो बोल रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हालात और वाक़यात हैं उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को और उनके लोगों ने बताया, अगर आप इस तरह की पॉलिसी हार्श रवैया ना रखते इदारों के खिलाफ तो आज हम इस नहज पर ना होते, मुमकिन है आज भी हम हुकूमत में होते। देखिए इन बातों को उन्होंने रिविजिट किया होगा, जो उन्होंने माजी में फैसले किए, जिसकी वजह से आज वो खुद भी परेशानी में और उनकी जमात भी बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई है। तो डेफिनेटली उन्हें अब ये कहीं कभी ना कभी ये फैसला करना था, लिहाजा इसलिए अब उन्होंने जो रियासती इदारे हैं उनके साथ टकराव की जो पॉलिसी है उसको तर्क करने का कहा होगा। दूसरी बात, जो आप और राहत साहब जो इलेक्शन नहीं चाहते, आप दोनों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है। और आप लोगों के साथ लोगों के साथ साथ डॉक्टर साहब भी शामिल हैं जो कि ये भी नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। अच्छा चले, ये तो एक ऐसे ही मैंने आपको मैं तो मईशत का कह रहा था, वो चाहती है कि इलेक्शन ना। तो असल बात यह है कि देखिए अब एक जुमला ऐड करूं, वो अपना याज अमीर साहब कहते होते हैं, उड़ता शतीर सीने पे लेना है, मरवत साहब वो बंदे हैं। अच्छा नहीं देखना अपना श्याम साहब, मरवत साहब, अच्छा मुझे ये बताइए आप, चलिए हम इनको छोड़ दें, आप नहीं समझते कि पार्टियों में लोग प्लांट किए जाते हैं? हिस्ट्री नहीं देखी? जमहूरियत क्या जमहूरियत है? इसी तरह ही होता ना कि पार्टियों में लोगों को इंडक्ट किया जाता है, वो फिर अपना एजेंडा मुकम्मल करने के बाद कहीं और चले जाते हैं। तो मुमकिन है उनको भी कोई असाइनमेंट मिली हो, देखिए ना, ये भी तो मुमकिन है उनको कोई असाइनमेंट मिली हो। ज़हरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देख रहा था, खुशी साहब बैठे, नवाज शरीफ साहब के कितने क्लोज कॉन्फिडेंट थे, 2.5 साल उनके चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान में। ये लोग जिस पार्टी के साथ जाते हैं ऐसे ही साथ बैठे होते हैं। देखिए ना, पार्टीज के अंदर भी असाइनमेंट्स मिलती हैं, उनको भी फुलफिल करना होता है, तो ये मुमकिन है उस असाइनमेंट का हिस्सा। और दूसरी जो बात आपने की थी कि जो हालात और वाकयात और जो मुश्किलात हैं वो भी इंसान को सिखाती हैं, और जो आपके करीबी लोग हैं जो आपको पहले ये बात कहा कि रियासती इदारों से टकराव नहीं करना, मुमकिन है इमरान खान साहब ने अब उनकी बात को सुन लिया। बिल्कुल ठीक है जुल्फिकार साहब, जाते जाते क्योंकि इसके बाद हमने ब्रेक पे जाना है, हमारी गुफ्तगू इधर उधर निकल गई थी। साइफर का मामला जिसपे कहा जा रहा है कि अब ओपन ट्रायल होगा, अदालत ने कह दिया है, क्या एक ऐसा मामला जो ऑलरेडी सीक्रेट है स्टेट का, साइफर को हमेशा स्टेट सीक्रेट में कंसीडर किया जाता है, उसका जब ओपन ट्रायल करेंगे तो फिर हर चीज़ दुनिया के सामने आएगी। इसको अगर इस तनाजुर में देखा जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलने वाले मुकदमात को पब्लिक किया जा रहा है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? ये मफादे आमा के लिए दुरुस्त साबित होगा? चीज़ें तो सलमा पहले ही सारी सामने आ चुकी हैं, मसलन उसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। असद मजीद साहब का स्टेटमेंट आ गया, उसमें आज़म खान साहब का स्टेटमेंट आ गया, जो बाकी सारे लोग हैं सबकी आलमोस्ट 164 की स्टेटमेंट, और किसी ने वैसे जाके पेश होकर वहाँ पे स्टेटमेंट दे दी, वो सब की सब चीज़ें तो आ चुकी हैं। और कुछ जो रहती चीज़ें थी वो चेयरमैन पीटीआई ऑलरेडी बयान फरमा चुके हैं जलसे के अंदर जब उन्होंने साइफर लहराया था। तो अब मेरा ख्याल है कि कोई सीक्रेट चीज़ तो रही नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि साइफर का मामला जब केस इसका डिस्कस होता है तो उसको कहा जाता है कि एक सीक्रेट इशू था, ये इसके अलावा इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। और वैसे बैरिस्टर एहतशाम भाई इस पे तफसीली रोशनी डाल चुके हैं, और मैं मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई को अब जाके जो समझ आ रही है, ये काश लतीफ़ खोसा साहब से और एतजाज़ साहब से पहले उनका रब्ता होता और वो बताते कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का हुआ था तो क्या हुआ था, और माजी के अंदर जिस जिस पार्टी को वास्ता पड़ा था और जिस जिस पार्टी को ये शौक़ था अदारों के साथ टकराव का, उसके साथ नतीजा क्या हुआ था। और सियासतदान बड़ा स्ट्रांग होता है जब वो अपनी पिच के ऊपर लड़ रहा होता है, जब वो दूसरों की पिच के ऊपर जाके लड़ने की कोशिश करता है तो फिर वो लूज़र होता है। और सियासतदान पुरअमन रहता है तो हमेशा वो बहुत तगड़ा होता है, और जब वो वायलेंस के ऊपर चला जाता है तो उसके नतीजा यही होता है जो 9 मई को हुआ और जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। और इमरान खान साहब इसमें चीज़ों को सही असेस नहीं कर सके। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा लीडर चीज़ों को उस तरह से सही नहीं समझ सका, ग्राउंड रियलिटी को क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है। बहुत सारे लोग यही समझते हैं जुल्फकार साहब के चेयरमैन पीटीआई अच्छे खासे आदमी है, पता नहीं उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कैसे मार ली और इतनी मिस कैलकुलेशंस उनसे कैसे हुई। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, दीगर मामलों पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरा मामला आज का बहुत अहम है। अफगान हुकूमत ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया और पाकिस्तान से कहा है कि वो कोई मुतबादिल रास्ता बताए। अनवर साहब, क्या ये एतराफ़ जुर्म नहीं लग रहा अफगान तालिबान की तरफ से कि वो कहते हैं हमें पता तो है, हम कार्रवाई नहीं करेंगे?
देखिए वो इसलिए कार्रवाई नहीं करना चाहते, उसकी दो वजूहत है। पहली वजह यह है कि उन्हें पता है कि अगर हमने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की तो अफगानिस्तान में उनकी जो हुकूमत है वो कमज़ोर होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये उन्हें पता है कि यहाँ के जो फंडिंग है तालिबान को वो कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, लिहाजा ये भी दूसरी बड़ी वजह। तीसरी वजह यह है, हम हमेशा जो एविडेंस के साथ बात किया करते थे और कहते थे कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान इन्वॉल्व है, वो साबित हो गई ये बात। अब मुतबादिल हमसे पूछ रहे हैं, हमने कहा मुतबादिल इसका ये है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते इस बुनियाद पर कि अफगानिस्तान कमज़ोर होगा, उनकी हुकूमत कमज़ोर होगी, तो आप वो दहशतगर्द हमें दे दीजिए। हमने कहा कि हम उनके खिलाफ अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक कार्रवाई कर लेते हैं। हमने ये भी उन्हें कहा मुतबादिल रास्ता तो यही है अगर देखा जाए। तीसरा फिर यही है कि हमें फिर इजाज़त दी जाए, हम यहाँ से वहाँ पर अटैक करें, वहाँ उनके जो ठिकाने हैं हम उनको तबाह कर दें। तीसरा रास्ता ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि हम आपकी कमजोरी की वजह से हम खामोश रहें, हमारा मुल्क इस पर सफर करे, हमारे लोग इसका नुकसान बर्दाश्त करें, नेवर एवर। ये तीन रास्ते मौजूद हैं, उनमें से दो तो बिल्कुल हम कर सकते हैं कि अगर हमें इजाजत दें हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेते हैं। पाकिस्तान की क्या जरूरत है फिर? अगर हमें देखना, आपके मुल्क है ना, आपका हमसाया मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, हमें नहीं सोचते कि अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो इसके हमें नुकसान होंगे, क्योंकि इंडिया इस मामले को एक्सप्लॉइट करेगा कि पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला कर दिया, तो इसलिए उनकी इजाजत जरूरी है। आप किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको उससे परमिशन लेना पड़ती है। देखिए ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, ये दो मुल्कों के दरमियान का मामला है और सेंसिटिव मामला है। आपको पता है इसके रेपरकशंस कैसे होंगे। अभी जब हमने जो इलीगल अफगानिज्म को निकाला तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए, इसीलिए जब आपने या तो पाकिस्तान खुद वो करें, खुद नहीं कर सकते, हमें इजाज़त दें, या फिर हमारे हैंड ओवर करें ताकि हम कवानीन के मुताबिक जो पाकिस्तान के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, ये कितना काबिल अमल है कि अगर अफगानिस्तान कार्रवाई नहीं करता तो दूसरी सूरत में पाकिस्तान टारगेट करे उनके ठिकानों को जो दहशतगर्द वहां पे मौजूद हैं या जो भी सपोर्टर्स मौजूद हैं, दहशतगर्द ग्रोह जो हैं? देखिए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हमारे इदारों को एक एक इंच का पता है कि वहाँ पे किस जगह पे क्या है, और इसी अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हमारे सिविलियन से लेके हमारे इदारों के कितने लोग हैं जो इस लड़ाई में शहीद हुए। लेकिन इसका अफ़गानिस्तान अगर हमारी कोई कमज़ोरी समझ रहा है कि हम ये नहीं कर सकते, हम उनके घर के अंदर स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे अदारे कैपेबल भी हैं और उनको पता है कि ये जितने शर्पसंद लोग हैं ये कहाँ कहाँ बैठे हैं और इनको सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिल रही है। अगर हम इंडिया का पूरा बॉर्डर सिक्योर करके इंडिया से निपट सकते हैं और कश्मीर का सारा बॉर्डर हम सिक्योर करके निपट सकते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान वाली पट्टी भी हम कर सकते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि पाकिस्तान हमेशा रवादारी और वज़ादारी का मुजाहरा करता रहा है कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमने पहले बहुत ज़्यादा इनके लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन अफ़गानिस्तान के जो आज के रूलर्स हैं या माजी के लोग हैं, इन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया। ये हमेशा ही पाकिस्तान को इन्होंने मायूस किया और आज भी ये मायूस कर रहे हैं। पहले माजी के अंदर ये होता था कि यहाँ से कार्रवाई की और जाके वहाँ बॉर्डर क्रॉस किया, उधर जाके बैठ गए। तो अफ़गानिस्तान के साथ ऑलरेडी पूरी दुनिया का जो बर्ताव है, वहाँ पे कोई दुनिया का मुल्क उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं। इन हालात के अंदर पाकिस्तान ने उनकी मदद की, खुराक दी, बॉर्डर खोला और उनके लोगों को यहाँ पे रखा। अब जब बॉर्डर आप सील कर देंगे और उसके बाद उनको पता चलेगा कि वहाँ पे खाने से लेके हर चीज़ की किल्लत होगी। ये वही अफ़गानी हैं जो पाकिस्तान के करेंसी का मजाक उड़ाते थे। जब आपने डॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा क्रैकडाउन किया उसकी स्मगलिंग के ऊपर, तो उसके बाद चीखें निकल गई। तो ये हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान थोड़ा सा इस पे लिहाज कर रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है एहतिशाम साहब, वाइज सोल्यूशन क्या हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, बुनियादी तौर पे तो सवाल सलमा इस वक्त यही है कि जब पाकिस्तान ने ये मसला उठाया और जब से आप देख लें 2 बरस होने को आए, ये अफगान इंटरम गवर्नमेंट आई है, डॉक्टर साहब, ये मुसलसल पाकिस्तान उनको कह रहा है कि देखें ये टीटीपी आपके 3 सूबों में, जैसे कल बात हो रही है, उन्नत, नूरस्तान और कंधार में बैठे हुए हैं, 3 से 3.5 हज़ार आदमी, आप इनको निकालें। हमेशा लहतो लाल से काम लिया गया। अच्छा जी, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, फिर एक स्टेज पे कहा जी 6 अरब रुपये हमें दे दें इनको निकालने के लिए रीसेटलमेंट के वाले से। अब ये एक जिसको कहते हैं टोटली एक नया उन्होंने नुक्ता नज़र अपनाया है। वो क्या कह रहे हैं, अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं, देखिए जी बात यह है कि टीटीपी जो है ना, ये हमारी आज़ादी की जंग में हमारे बड़े सपोर्टर थे, लिहाजा हम इनको अलहदा नहीं कर सकते, इनसे हम बातचीत के ज़रिए बात कर सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं जी आप भी बातचीत का दरवाज़ा खोलें।
फिर एक और हमें डराते हैं डॉक्टर साहब ये कह के, ये कहते हैं कि जी अगर टीटीपी पे हमने क्रैकडाउन किया तो ये फिर दाइश के साथ मिलके हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ये बात अब मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि पाकिस्तान ने हर तरीका आजमा लिया। पाकिस्तान ने इनके लिए वो इल्ज़ामात लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ से लेके, और जनाब लाइज एंड डिसीट। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते थे कि $20 बिलियन लिया, हमसे झूठ बोला, हमें कहते थे कि जी आपके साथ भी हैं उनके साथ भी हैं, और आज भी अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, बल्कि अब यूरोप ही बन गया, हम पे यकीन नहीं करता। हमने जिनके लिए गालियां खाई, जिनके लिए तकलीफ़ें काटी, आज वही जो है ना वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर तरीका आजमाने के लिए तैयार। एक जो मुझे माजरत के साथ एक बड़ी हैरत भी लगती है वो है कि आज उनके हिंदुस्तान के साथ भी तल्लुकात ख़राब हो गए। हिंदुस्तान में उन्होंने सफारत खाना बंद कर दिया है काबुल में। तो अब देखें, क्योंकि अमेरिका का दबाव उनके ऊपर कि जी दहशत गर्दी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस, और वो यही कह रहे हैं कि जी ये दोहा टॉक्स हुई थी, उसमें तय किया गया था कि दहशत गर्दी को आप अलाउ नहीं करेंगे, आप इनको रोकेंगे, उसको रोकने में नाकाम है। आज यही वजह सलमा 2 साल होने को है, उनको जितना गुस्सा है कि उनको कोई मुल्क तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि वो अपने अंदर झांके कि वही मुल्क, और आज भी आप देख लें पाकिस्तान 40 साल के बाद मजबूर होकर आपको वापस अफगानियों को भेज रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज रहा है। इसलिए इतना नुकसान अभी लेटेस्ट आप देखें, जो दहशत गर्दी का वाकया हुआ वो अफगानी था, उसमें इन्वॉल्व था। तो मेरा ख्याल है ये अगर वो होश के नाखुन नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास सलमा कोई चारा रहेगा सिवाय इसके कि वो डायरेक्ट अपने तौर पे वो जो कर सकते हैं कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अफगान तालिबान और टीटीपी, इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या है? सलमा, अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, 4 तारीखी हक़ाइक़ कॉमनैलिटीज़ आपके सामने रख देता हूँ। सही। नज़रियाती जड़ें इनकी कॉमन, जो आइडियोलॉजी है इनकी एक ही है। इनके वसाइल जो हैं वो अब तक मुश्तरका हैं। इनकी इंटेलिजेंस मुश्तरका है, इनके फाइटर्स भी मुश्तरका हैं। जो आपने अभी कहा कि हमारे साथ देते रहे हैं और हमने इकट्ठे जंग लड़ी, इनके फाइटर्स भी मुश्तरका हैं। ये 4 हक़ाइक़ सामने रखने के बाद पाकिस्तान को फ़ैसला करना है। जो कुछ भी अफगान तालिबान कर रहे हैं इस वक्त, वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, डबल फेस दिखा रहे हैं, फेस सेविंग कर रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ सामने। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, आपका भी कमेंट शामिल कर लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्यों दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के बाद यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान वाकई दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। डॉक्टर साहब, पहले तो मेरी ये गलतफहमी दूर कर देंगे, सस्ता है भी या नहीं? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो ये तरीक़ाकार वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पहुँचा कैसे। पिछले 4 साल से वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ये रिसर्च के ऊपर दुनिया भर के अदाद-ओ-शुमार और बड़े दिलचस्प किस्म की चीज़ें सामने लेके आता। इस सर्वे के अंदर 136 ममालिक का उन्होंने सर्वे किया है एहतिशाम साहब, और 4 चीज़ों के ऊपर फोकस था। अनवर साहब, उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा की अशिया बाशमूल खुराक, उसकी क्या कीमत है। 136 ममालिक में उनकी कीमतें उन्होंने इकट्ठी की। दूसरा उन्होंने कहा हाउसिंग, कि अगर 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको रेंटल लेना है, माहाना किराया पाकिस्तान में क्या है और बाकी 135 ममालिक में क्या है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, अगर आप टैक्सी एक जगह से दूसरी जगह लेती हैं, और चौथा है डॉक्टर्स की फ़ीस। ये 4 चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस, सारी बेसिक चीज़ें। ये 4 चीज़ों का जब मजमूई जो कुल निकलता है तो उसमें पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर का सस्ता तरीन मुल्क बन जाता है। अब आप सोचिए कि अगर खुराक के ऊपर आप जाएं तो साउथ कोरिया सबसे महंगा निकला, जो वहाँ पे 203 रुपए की आपको खुराक की चीज़ मिलती है, वो टर्की में 96 रुपए की है, मेक्सिको में 90, थाईलैंड में 80 और पाकिस्तान में 70 रुपए। क्या इसका ताल्लुक करेंसी से भी है सर? ये तो मैंने करेंसी तो डिवाइड कर दी ना, डॉलर सब जगह डॉलर्स के हैं, कॉमनैलिटी इसकी डॉलर्स है। अच्छा, डॉक्टर्स की फ़ीस का बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था। डॉक्टर्स की फ़ीस जो है वो डेनमार्क में कोई 65,000 रुपया, अगर आप एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं। इंडिया में हमसे ज़्यादा है, बांग्लादेश में हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तान में तकरीबन 2,500 रुपये के बाद। और टैक्सी वाला जो किराया है, या एवरेज आई थिंक रेंट ज़्यादा कर लें, अगर आपने 1 बेडरूम को किराए पे लेना है तो सिंगापुर में 8.5 लाख रुपया माहाना किराया 1 बेडरूम का, जो कतर के अंदर 4.5 लाख, इंडोनेशिया में 90,000, श्रीलंका में 55,000, इंडिया में 50,000 और पाकिस्तान में 28,000 की औसतन एवरेज। तो तकरीबन हर जगह पाकिस्तान जो है वो कम आ रहा है। अनवर साहब, फिर हम ये महंगाई का शोर क्यों मचाते हैं अगर इतना सस्ता मुल्क है हमारा? अच्छा, मेरी नज़र में ना इस डेफिनेशन बड़ा अजीब सी है
पता नहीं आपको सही लगे कि नहीं। जो रहायश है ना, एक कमरे में 8 लोग भी हमारे यहाँ रह सकते हैं, इसलिए भी सस्ता है। खुराक हम खाते नहीं है, मिलती नहीं है, इसलिए भी सस्ता है। और डॉक्टर्स के पास लोग इसलिए नहीं जाते कि इतना, अगर उन्होंने टेस्ट लिख दिए तो हमें कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई सीरियस डिजीज़ हुई तो उसका इलाज कहाँ से कराएंगे, इसलिए सस्ता है। और चौथा, डॉक्टर साहब ने कहा रोज़मर्रा की अशिया मिलती कहाँ है, रोज़मर्रा की अशिया हमारे यहाँ मुझे बताएं, इतनी महंगी हो गई हैं। आटा जो था लेट्स सपोज जो 900 रुपये का हुआ करता था, अब वो 2000 रुपये का हो गया है सिर्फ 2 साल के अंदर। तो मुझे बताइए कि सस्ता कहाँ पे है? पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से देखें तो चीज़ें आसमानों को छू रही है। ये सस्ता किन के लिए है? जो बाहर से आते हैं, जिनके पास डॉलर्स है, जिनके पास पैसे हैं, उनके लिए पाकिस्तान सस्ता है। अयाशी के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, और फ्री फॉर ऑल है, जैसे हमारी सरहद थी जिस पर अब कंट्रोल किया गया है। लिहाजा ये मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। अगर एक थोड़ा सा एक जुमला में देखिए, आपने महंगाई का जिक्र किया, यहाँ पे महंगाई का ताल्लुक नहीं है। महंगाई की शरह एक अलग एलिमेंट है। महंगाई के हवाले से 30% पाकिस्तान में इजाफा हुआ है कीमतों में पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन उस इजाफे के बाद भी पाकिस्तान बिकम्स द चीपेस्ट, अभी भी वो चीप। तो महंगाई की शरह और मुल्क का सस्ता तरीन होना 2 अलग एलिमेंट। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे यहाँ वो देखे ना, आपकी आमदन में तो इजाफा नहीं ना हुआ, ये भी तो देखिए ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आमदन इसमें नहीं आ रही। ठीक है जुल्फिकार साहब, सस्ता तरीन मुल्क है अगर पाकिस्तान, हम इसको अपने लिए पॉजिटिव समझे या नेगेटिव समझे? अगर दुनिया ये कह रही है कि हमारा मुल्क सस्ता है, इसका फायदा या नुकसान है? सलमा, मुझे खुशी ये हुई है कि आज 50% आपको यकीन आ गया है डॉक्टर साहब की रिसर्च के बाद। हालांकि मैंने नहीं, मुझे यकीन नहीं आया, मैं तो दुनिया के भले के लिए पूछ रही हूं। आपके सामने रखे थे तो आपने स्ट्रेट अवे कहा था कि ये नहीं हो सकता, और मैंने यही चीज आपके सामने रखी थी चंद हफ्ते पहले। खैर, मैं समझता हूं महीनों पहले की बात है जुल्फिकार साहब, बड़ी पुरानी बात याद है आपको। डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल से बता दिया। देखें, अभी डॉलर, अगर हमारा रुपया थोड़ा सा और तगड़ा हो जाए, डॉलर के मामले में बेहतरी आ जाए, तो ये रेशो और नीचे भी आ सकती है। और ये फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं कि एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। आज भी देखें 80% देहाती एरिया है, यहाँ पे कोई भूखा उस तरह से नहीं सोता। जो दुनिया के अंदर खुराक के मामलात हैं वो पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं है। नेहरू ने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान के गरीब के पास से 3 चीज़ें, एक गरीब की सवारी है, उस वक्त साइकिल होती थी, आज मोटरसाइकिल समझ लें। दूसरा उन्होंने कहा था कि रोटी, जब रोटी की प्राइस ज़्यादा हो जाए और गरीब की सवारी की, और तीसरी कहा था कि सिनेमा का टिकट। ये 3 चीजों का ख्याल रखना, ये 3 चीजें अगर मैनेज रहे, ये 3 चीजें सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त कम है। शाम सबको भी कमेंट शामिल कर रहे थे ना, 3000 किलो था ये चक्की का आटा, अब आज 6800 रुपए का मान आता है। ठीक है, डबल। देखिए, इसको इस तरह देखें कि पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की, डॉक्टर साहब आप तो ज़्यादा जानते हैं, 1700-1800 जाके नीचे अब 1550 1600 के करीब आ गई पाकिस्तानियों। इसमें जो महंगाई में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो है आपका हाउस रेंट। ये 26% बनता है। ये दुनिया में आप सब जगहों पे चले जाएं, ये सबसे ज़्यादा मारती, क्योंकि 70-80% लोगों के पास घर नहीं है। 26% अपनी तनख्वाह का जब आपको देते हैं तो महंगाई वहाँ आती। हाँ, लेकिन इसको सारों का एवरेज निकाली जाए तो उस लिहाज से तो डेफिनेटली पाकिस्तान जिस तरीके के वसाइल हैं, अभी देखें सारी दुनिया बाहर से इलाज कराने के लिए पाकिस्तान आती। बिल्कुल ठीक बात दांतों का इलाज इतना मुश्किल है, आपने ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ रहने वालों के लिए मामलात इतने आसान नहीं, यहाँ रहने वालों के लिए सस्ता नहीं है। दुनिया की नजर सकता है। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।